अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूँ सबाशे और मैं हूँ आदम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय करे होंगे। और अगर नहीं कर रहे, थोड़े सैड हैं, थोड़े उदास हैं, तो आज गुड मॉर्निंग आज आपके लिए लाया है कुछ खबरें, कुछ बातें और कुछ मुस्कुराहटें। बिल्कुल। और गुड मॉर्निंग आज का इंतजार आपका आज का खत्म हुआ। गुड मॉर्निंग आज में हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जो लोगों को एंटरटेन करने और हंसाने में महारत रखते हैं। दुनिया भर में एंटरटेनर्स की बड़ी अहमियत होती है। लोग इनकी परफॉर्मेंस को बड़ा एंजॉय करते हैं क्योंकि ये इनकी किसी भी फेवरेट सेलिब्रिटी का रूप धार कर एक्ट करते हैं और लोगों के दिल जीत लेते हैं। बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हम ऐसी शख्सियत को सामने लाएंगे जो अपने आप को भुलाकर, अपनी पहचान भुलाकर दूसरे किरदार में बाखूबी ढल जाते हैं। ये कोई फिल्म या ड्रामों के अदाकार नहीं, बल्कि कभी किसी क्लाउन का सहारा लेकर तो कभी किसी की मिमिक्री या पैरोडी कर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारा मुल्क भी ऐसे टैलेंट से भरा पड़ा है। चाहे माजी की बात करें या फिर आज के दौर की बात करें, इस मुल्क में मोइन अख्तर और उमर शरीफ जैसे और इन जैसे कई बड़े फनकार एंटरटेनिंग के शोबे में खुद को मनवा चुके हैं और आज भी मुल्क में कई आर्टिस्ट इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं और लाखों लोगों की तवज्जो हासिल भी कर रहे हैं। ये फनकार न सिर्फ मुल्क में बल्कि पड़ोसी मुल्क में भी यकसा मकबूल हैं। वैसे तो दुनिया में हर शख्स की कोई ना कोई कहानी होती है। ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी कहानी सिर्फ आप उनके किरदारों से ही जानते हैं, पर वो लोग कौन हैं, उनकी जिंदगी की असल कहानी क्या है, ये हंसते मुस्कुराते चेहरे अपने पीछे क्या क्या छुपाए बैठे हैं, ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल, कोई नहीं जानता। बहुत से एंटरटेनर्स ऐसे भी हैं जिसकी शनाख्त किसी शख्सियत से जुड़ी होती है, जैसे कि सियासी शख्सियत की मिमिक्री करने वाले फनकार क्या सोचते हैं, इनके पीछे हिदायत देने वाले वो लोग जो कैमरे के पीछे होते हैं, यानी कि टीम, इनकी कोई शनाख्त नहीं होती। इनके क्या ख्यालात हैं, गुड मॉर्निंग आज में ये तमाम चीजें हम शामिल करेंगे। पाकिस्तान में वैसे तो फन और टैलेंट की वो कदर नहीं की जाती और ना ही इस पैमाने पर कोई ऐसा इदारा है जो इसकी तरबियत फराहम कर सके, लेकिन फिर भी कभी कभी किसी पर किस्मत की देवी मेहरबान हो ही जाती है और वो अपनी मेहनत के बलबूते पर नाम और इज्जत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। आज के शो में मिलेंगे ऐसे ही किरदारों से जो अपनी जात को छुपाकर बहरूप इख्तियार करते हैं और हर उम्र के शख्स को महसूस करते हैं। मार्क्स अगर पहन लिया है तो हमारे जहन में ये आ जाता है कि हमारा फेस तो दिख नहीं रहा है। मेन चीज़ पार्टी को खुश करना है, जिसका इवेंट है उसको खुश करना है और बच्चों को हंसाना है। कुछ लोग अपने से नीचा समझते हैं हमें, जैसे हम उनसे अल्लाह माफ़ करे, हम किसी से हाथ फैला रहे हैं ऐसा लगता है। और सुनेंगे एसोसिएट डायरेक्टर की कहानी जो किसी भी मीडिया प्रोडक्शन को कामयाब बनाने में मुकम्मल किरदार अदा करते हैं, लेकिन कोई इनका जिक्र तक नहीं करता। अच्छा लगता है जब कोई लोग हमारा ड्रामा चल रहा होता है स्क्रीन पे और देख के कहते हैं कि यार ये फलां बंदे का ड्रामा था, ये अच्छी स्टोरी थी, अच्छा स्क्रिप्ट था, अच्छा राइटर था, अच्छा डायरेक्टर था, अच्छा प्रोड्यूसर था, ये सारी चीज़ें होती हैं। मगर उसके पीछे फील्ड ये जो ENG स्टाफ होता है हमारा, इसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा होता। इसके पीछे पूरी टीम की ही मेहनत होती है, जिसको मैं भूलूंगा नहीं अपनी टीम को। और मिलेंगे साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के हमशक्ल वसीमुद्दीन से और सुनेंगे कि उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। जब 99 में जनरल मुशर्रफ साहब जब टीवी पे नमूदार हुए, लोगों ने उसको देखा, फिर मुझे देखा, कहने लगा यार आपकी शक्ल तो बड़ी उनसे मिलती जुलती है। तो वहाँ कहता रहा, तमाम कंपनी में मशहूर हो गया मैं। फिर उसके बाद तमाम चैनल के वो तमाम अखबारी नुमाइंदे आने लगे, मुझसे इंटरव्यू लेने लगे। और इन तमाम स्टोरीज पे नजर डालेंगे, लेकिन फिलहाल ये जान लेते हैं कि आज अखबार की 6 सुर्खियां क्या कह रही हैं। जनाब, सबसे पहले बात करेंगे जंग पेपर की और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि मर्दमशुमारी मार्च में जरूर कराई जाए और अब मजीद इंतजार नहीं किया जाएगा। बहुत से इदारे, बहुत से शोबे जो है उस वक्त मुतासर हो रहे हैं और मर्दमशुमारी ना कराकर पूरे मुल्क से मजाक किया जा रहा है। आबादी किसी को मालूम ही नहीं तो मुल्क की पॉलिसीज किस तरह से बनेंगी। तो इस बार बड़ी सख्ती के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मर्दमशुमारी लाजमी कराई जाए। और दूसरी खबर अहम जो मेरे पास इस वक्त इस अखबार में मौजूद है वो है जनाब स्पीकर अयाज सादिक की, जिन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो कि इस वक्त असेंबली में नहीं आ रहे, उनके खिलाफ जो है वो करारदाद हम मंजूर कराएंगे। वैसे भी हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बहुत से जो अरकान है वो पार्लियामेंट में आते ही नहीं है और असेंबली में जो है उनका आना जाना बड़ा ही गैर मामूली सा है। तो इजलास में न आने वाले अरकान को इस दिन की कोई अदायगी न करने के मामले पर
हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो है वो गौर करेंगे और अगर कोई स्पीकर नहीं मानता तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहना है स्पीकर अयान सादिक का। अच्छा, फिर मैं कंटिन्यू करूं अभी? जी, अच्छा, मेरे पास इस वक्त बिजनेस रिकॉर्ड है जिसमें मेन लीड लगी हुई है ग्रोइंग इंडिया पाकिस्तान टेंशन, ट्रेड रिजाइम नॉट चेंज, और ऐसा कहना है दस्तगीर का। ठीक है, यानी कि जो इंडिया के साथ जो भी ट्रेड के मामलात हैं, जो भी ट्रेड के मामलात चल रहे हैं वो सेम ही रहेंगे अभी जो सूरत हाल है उसके मुताबिक। और एक और यहाँ पर लीड है फर्स्ट चाइनीज कार्गो ट्रेन लीव्स कनमिंग फॉर कराची, यानी पहला कार्गो मालगाड़ी जो है पहली वो चाइना से कराची के लिए चल चुकी है और अब कराची से भी जो है वो चाइना की ट्रेड होगी और सामान लाया और ले जाया जा सकेगा। जबरदस्त। अच्छा जनाब, एक्सप्रेस में भी पहली खबर तो यही है मरदमशुमारी के हवाले से जो कि हम आपको बता चुके हैं। दूसरी और अहम खबर ये है कि जनाब मुत्तहिदा ने कराची में 100 रोजा सफाई मुहिम शुरू कर दी है। सब जानते हैं कि कराची के हालात क्या है, इस वक्त गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और वसीम अख्तर ने जो 100 रोजा प्लान बनाया है उसके मुताबिक कल उन्होंने खुद से पहली बार जो है वो कराची में झाड़ू लगाकर इस मुहिम का आगाज भी किया है। और आपको बताते चले कि वैसे तो हम देखते हैं कि कराची में मसाइल बहुत ज्यादा है पर वसाइल बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोशिश की है, इनकी इस काविश को हम सराहते भी हैं। अच्छा, दूसरी अहम खबर जो है वो है इमरान खान के हवाले से, जिन्होंने एक बार फिर से कहा है कि ट्रंप भी जो है वो वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को किसी सूरत बचा नहीं सकते और खत्री शहजादे के खत का सुप्रीम कोर्ट समेत हर किसी ने मजाक उड़ाया है। शरीफ खानदान खुद टैक्स चोरी कर रहा है। आपको बताएं कि इमरान खान ने बड़े ही इस वक्त जारिहाना अंदाज में कहा है कि जी नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है और बार बार अगर आप इस तरह झूठ बोलते रहेंगे तो वो तो आवाम के सामने आएगा ही। बिल्कुल। अच्छा, डॉन की बात करते हैं और डॉन में है आज की ऐसी शाइड्स गवर्नमेंट पार्टीज ओवर सेंसस डिले। इसमें ये एक मेन लीड लगी हुई है, जबकि एक और यहाँ पर मैंने एक और खबर देखी है जो है लूजिंग अ जनरेशन द इम्पैक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन, यानी जो जनरेशन है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो रही है और इसकी रोकथाम के लिए कुछ चीजें करनी होंगी। जबकि आज जो कुछ अहम खबरें हैं उनमें वजीर आजम के बारे में आपको बताएंगे कि वजीर आजम आज आजाद कश्मीर का दौरा करेंगे, जबकि भिम्बर और कोटली का भी दौरा करेंगे, जहाँ पर जो लोग LOC से मुतासर हुए हैं उनको चेक भी तकसीम किए जाएंगे और कश्मीर कौंसिल के इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें कौंसिल का बजट जो है उसकी भी मंजूरी दी जाएगी। और एक बड़ी मजेदार सी खबर जो है वो मैंने रीड की तो मैंने सोचा कि लोगों से भी शेयर करूं। वजीर आला हाउस के सामने इनामुल्लाह न्याजी जो कि MP हैं वो लुट गए हैं, सिग्नल पर रुके और उनसे 15,000 रुपए और एक मोबाइल छीन लिया गया। तमाम उन्होंने इसके लिए मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बट दिस इज रियली सैड कि वज़ीर आला हाउस के सामने ही इस तरह का वाकया पेश आए तो फिर ओवरऑल शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से क्वेश्चन मार्क उठता है। क्वेश्चन मार्क उठता है। अच्छा जनाब, एक आखिरी खबर जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी वो आज के टॉपिक से भी रिलेट करती है। और जैसे कि हम जानते हैं कि सब बहुत से लोग आजकल मिमिक्री करते हैं, पैरोडी करते हैं और इस तरह की वीडियोस फेसबुक पर भी आ रही होती हैं। तो ये वीडियोस आई हैं सामने शफाकत अली की, जो कि बहुत से सियासतदानों की नकल भी करते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि मुझे जितनी मैं वीडियोस रिलीज करता हूँ उससे कई ज्यादा मुझे धमकियां मौसूल होना शुरू हो गई। बिल्कुल, और उनको पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं सईद गनी, उन्होंने फोन भी किया था और फिर उन्होंने कहा कि जो आप इस तरीके से बिलावल भुट्टो की और दीगर पार्टी रहनुमाओं की नकल ना उतारा करें। इस पर उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनकी इस बात को सुनकर, और उन्होंने ये भी कहा, बल्कि जो हमारे और जो गेस्ट आएंगे उनसे भी हम पूछेंगे, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो बर्दाश्त करती हैं उनको उनकी बेगम बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि जितनी भी मिमिक्री की प्रैक्टिस वो करते हैं वो अपनी बेगम के सामने ही करते हैं। तो ये जो है वो खबरें हैं। अच्छा, अयान अली के बारे से भी एक खबर शामिल कर लेते हैं, जिसमें अयान अली को 15 जून 2016 को दोबारा उनका नाम ECL में डाला गया था और अब फिर ये तनाज़िया जो है खड़ा हो रहा है, जिस पर 2 रुकनी बेंच में कुछ तनाज़ियात भी हैं, मुतनाज़े हैं। अच्छा जनाब, ये है खबरें। ये तो था सब कुछ आज के अखबारों में और आपके साथ शेयर किया। आप देख लेते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त क्या सूरत हाल है। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का। कराची में मौसम सर्द होने के बाद मछली के फरोख पर क्या फर्क पड़ रहा है, ये जानते हैं सफदर अब्बास से। सफदर, क्या सर्दी में मछली के फरोख पर इजाफा हुआ है? आज बिल्कुल, जो कराची में कल गुज़श्ता रात से ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, मौसम में कुछ खुनकी और ठंड का असर पाया जा रहा है। इसके पेश नज़र मार्केट में जो मछली की कीमत है वो बढ़ा दी गई है। जो आम इस्तेमाल की बांगड़ा मछली है, जो आज से पहले कीमत 100-150 रुपये फ़ी किलो दस्तियाब होती थी, आज उसकी कीमत हम देख रहे हैं कि 300 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। इसी तरह जो कम मकदार में जिस मछली में कांटे पाए जाते हैं, सुरमई मछली, धौतर मछली, रहू मछली, इनकी जो कीमत है वो 800 रुपये से 1200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। हम एक मार्केट में मौजूद है, ये मार्केट है, यहाँ पर मछली फरोश पहुँच गए जो मछली बेचने के लिए आए। यहाँ पर ग्राहकों की भी बड़ी तादाद पहुँच गई जो मछली खरीदना चाहती है। उनका कहना है कि ठंडे मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए मछली खरीदेंगे और घर जाके मछली फ्राई करेंगे, मछली खाएंगे और आज पूरा दिन वो मछली से इंजॉय करेंगे।
जी। अच्छा, सफदर, मछली से तो लोग एंजॉय करेंगे, ये बताइए कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और ओवरऑल आज शहर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि हमने देखा कि आज 2 फैक्ट्रीज में आग भी लग गई थी। हाँ जी बिल्कुल सबा, हम इस वक्त जो है वो वाटर पम्प के मार्केट में मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट खुल गई है। सुबह सुबह जब हम यहाँ पहुँचे तो मार्केट खुल गई थी, गाहक भी आना शुरू हो गए हैं, खरीदार हैं और लेन देन अशिया खरीदोफरोख्त का चल रहा है। इसके अलावा अपने नाज़रीन को अपडेट्स करते चलें, जो आग लगी साइड के इलाके में उसके ऊपर अब काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड ने वहाँ पे तुंदाई से काम करते हुए आग के ऊपर काबू पाया, आग को बुझा दिया है और रेस्क्यू का अमल जो है तब मामूली सा रेस्क्यू का अमल अब भी जारी है। ठीक है, मामूली सा रेस्क्यू का अमल अब भी जारी है। अच्छा सफदर, ये बताइए कि जो मछली की इसमें इजाफा हुआ है तो इस पे शहरियों के क्या तासुरात हैं? शहरियों का जो आम एक उनकी बात सामने आती है, जब भी किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उनकी तरफ से यही कहना होता है कि हर चीज़ महंगी कर दी गई है, हुक्मरान खामोश है, हुक्मरानों की सरपरस्ती में कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। इस बार भी यही कुछ देखा जा रहा है। शहरी वही वावेला कर रहे हैं, वही अपने जो है वो और दुकानदारों से नाला नजर आ रहे हैं कि मौसम में मामूली सी ठंड पैदा होती है, मछली की कीमत बढ़ा दी गई है। जो आम इस्तेमाल की मछली, बांकड़ा मछली जो है वो 150 रुपये फी किलो दस्तियाब थी, आज उसकी कीमत 300 रुपये फी किलो तक पहुँच गई है। तो शहरियों का वही शिकवा है कि जो गवर्नमेंट की प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो कीमत पे कंट्रोल नहीं कर पाती और जो दुकानदार मनमाना कीमतों में इजाफा कर देते हैं उनको हुकूमत के सरपरस्ती हासिल रहती है, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। कह रहे थे कराची से, जहां पर ठंड भी बढ़ती चली जा रही है, साथ मांग में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन मछली बहुत महंगी मिल रही है। खैर, गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी शामिल करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में आर्ट काउंसिल में नवे उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी है। 4 रोजा कॉन्फ्रेंस के पहले दिन पीरजादा कासिम, रजा अली आबदी, हसीना मुइन, आमिना सैयद और फातिमा हसन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। दिल्ली से शमीम हनफी ने टेलीफोन पर इजहार ख्याल किया। इफ्तिताही सेशन के बाद अमन आलम के उन्वान से मुज़ाकरा हुआ। जिक्र यार चले के उन्वान से महफिल में फैज अहमद फैज को खराज तहसीन भी पेश किया गया। बदलते मौसम की बात कर लेते हैं और मौसम की बात हो तो शॉपिंग के ख्वाहिशमंद खवातीन भी निकल पड़ी। गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लाहौर के बाजारों में भी खवातीन का रश लगा हुआ है। मार्केट में कम और ज्यादा हर तरह की कीमतों के मौसम सरमा के मलबूसात दस्तयाब हैं। कपड़ों की वैरायटी में गुम खवातीन की शॉपिंग, दुकानदारों के वारे नियारे हो गए और मैंने भी जाना है शॉपिंग पे। बात कर लेते हैं पेशावर के मुकामी होटल में मुनक्किदा फैशन शो में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के डिजाइन के मलबूसात की मॉडल्स ने रैंप पर कैट वॉक करके नुमाइश की। शो में मुकामी गुलकारों ने परफॉर्म किया। खैबर पख्तूनख्वा में 1 दहाई से जारी दहशतगर्दी से मुतासिर लोगों ने इस फैशन शो और म्यूजिक पर परफॉर्मेंस को खुश आइंद करार दिया। और क्या बात है जी, मौसम की बात हो रही है, मछलियों की बात हो रही है, फैशन शो की बात हो रही है और आज हमारी थीम जो है वो भी एंटरटेनर की थीम है। इस बारे में मजीद बात करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। जी हाँ, और कराची के लिए एक अच्छी खबर है जो आपसे शेयर करते हैं, जो कल की टॉप स्टोरी भी रही है। आपको बताएं कि कराची में हर जगह कचरे के ढेर और टूटी सड़कों की मुरम्मत के लिए मेयर कराची अब मैदान में आ गए हैं। 100 रोज प्लान के पहले दिन उन्होंने खुद झाड़ू लगाकर सफाई मुहिम का आगाज किया। कराची में पुराने बल्दियाती निजाम के बरक्स नए मेयर के पास न इख्तियारात पहले जैसे हैं, न वसाइल पिछले दौर से मुताबिकत रखते हैं। कराची के मेयर के पास महदूद इख्तियारात और वसाइल हैं, लेकिन उनके सामने लामहदूद मसाइल भी हैं। उन मसाइल के बावजूद मेयर वसीम अख्तर ने 100 रोजा प्लान का ऐलान किया है और उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है। शाह फैसल कॉलोनी में मेयर कराची ने खुद झाड़ू लगाकर सफाई मुहिम का आगाज किया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने शहर की तमाम सियासी जमातों और इदारों से ताउन की अपील की है। उनका कहना है कि जो लोग काम से रोक रहे हैं उनके चेहरे आपके सामने हैं। ये लोग हैं जो हमें माजी में भी रोकते रहे, आज भी हमें ये आपके मसले हल करने के लिए रोक रहे हैं। हम आपके मसले हल करने जा रहे हैं, ये हमें उस काम से भी रोक रहे हैं। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
कराची में MQM पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मेयर के लिए मुकदमात का सामना और MQM लंदन भी किसी चैलेंज से कम नहीं। और देखिए कि किस तरीके से मेयर कराची ने अब ठान ली है कि वो कराची की सफाई का ख्याल रखेंगे और 3 अजला से ये सफाई शुरू की जा रही है। अनम, आपको याद होगा गुड मॉर्निंग आज में मैंने कहा था मेयर कराची वी नीड यू, कराची को साफ सुथरा कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बात सुन ली हमारी। बिल्कुल, वैसे भी कराची में जो है मसाइल बहुत ज्यादा है पर वसाइल बहुत कम है, उसके बावजूद भी उन्होंने कोशिश की है, खुद सड़कों पर निकल के आए हैं, तो हम उनकी इस कोशिश को सराहते भी हैं। खैर, अब अखबारात के एडिटोरियल की भी बात कर लेते हैं, कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं इस पर भी नजर डालते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शारिक मेहर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? शारिक साहब, अभी तो हमने बात की है मेयर कराची के हवाले से, इसी पर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या अखबारात में एडिटोरियल में कोई ऐसी बात कराची के हवाले से लिखी गई है? जंग और डॉन ने अपने इदारियों में इस अहम मामले को जगह दी है। डॉन लिखता है कि 100 रोज़ा मुहिम में MQM का सियासी हरीफों के पास जाना हुकूमत सिंध में एक नहायत खुशान बात है। कल जैसा कि वसीम अख्तर जो थे वो जमात इस्लामी के पास भी गए, नून लीग के पास भी गए और तहरीक इंसाफ पहले ही उनकी हिमायत कर चुकी है। अवामी नेशनल पार्टी जिनसे उनके बड़े इख्तलाफात थे और उनके पास भी गए और सब ने एक ज़बान होकर उनका साथ देने का फ़ैसला किया है कराची के मामले पर। तो ये एक बड़ी अच्छी सियासी डेवलपमेंट भी नज़र आ रही है। और उसके अलावा ये कि उनको कुछ मुश्किलात भी पेश आएंगी। अब आपने देखा कि कल 100 रोज़ा मुहिम के पहले ही दिन मेयर कराची को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी जाना पड़ा, वो मुख्तलिफ मुकदमात का भी सामना करना पड़ रहा है। तो ये बड़ा अहम मामला है कि मेयर कराची जो अपनी इस सफाई मुहिम पे कॉन्सेंट्रेट सिर्फ इसलिए नहीं कर पाएंगे कि वो उन्हें अदालती मुकदमात का भी सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब ये कि इख्तियारात और फंड्स दिए जाने का भी वो शिकवा करते रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी क्या उनको इख्तियारात देगी? तमाम मामला यहाँ जाके भी रुक जाता है। अच्छा, और इसके अलावा आपने देखा कि कल शाह फैसल कॉलोनी में जब सफाई मुहिम का आगाज़ हुआ तो MQM लंदन के कुछ कारकुन जो थे और MQM पाकिस्तान के आमने सामने आए, थोड़ी बदमज़गी भी पैदा हुई। तो ये चीज़ें भी इनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात पैदा करेंगी, लेकिन मजमूई तौर पे ये इस मुहिम को बहुत खुशाइन करार दिया जा रहा है कराची वालों के लिए। अच्छा, जहाँ पर बड़ा खुशाइन करार दिया जा रहा है, MQM पाकिस्तान एक काम करने जा रही है, 100 रोज़ा मुहिम चला ली है। आपको क्या लगता है कराची के अवाम जिसके लिए MQM की पोजीशन थोड़ी सी अप एंड डाउन हुई भी थी, तो MQM पाकिस्तान के लिए अब दोबारा से जगह बनना शुरू हो जाएगी लोगों के दिलों में? असल में बुनियादी इश्यूज जो हैं वो कचरा है, टूटी हुई सड़कें हैं, लोगों के ये मसाइल हैं जो कई अरसे से पेंडिंग में पड़े हुए हैं, किसी ने तवज्जो नहीं दी है। ये एक बहुत बड़ा शहर था और इसको देख के जो है बहुत सारे लोगों ने इसको अपना आइडियल भी बनाया, यहाँ के डेवलपमेंट को देख के दूसरे शहरों में भी तरक्की दी। तो यकीनन अगर मसाइल हल होंगे, लोग अपने मसाइल का हल चाहते हैं, मसाइल का हल होगा तो दिलों में जगह बनेगी, लोग वोट देंगे। ठीक, अच्छा शारिक मेहर साहब, आज मर्दमशुमारी के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उन्होंने कहा है कि बस अब मर्दमशुमारी होनी चाहिए, बहुत से शोबे से मुतासर हो रहे हैं। हुकूमत मर्दमशुमारी से आखिर भाग क्यों रही है? बहुत अरसा हो चुका है मर्दमशुमारी नहीं हुई है और ये इतना ज़रूरी एकदम से क्यों हुआ है? अच्छा, इस सवाल का जवाब तो मैं आपको दूंगा इसके बाद कि कल की होने वाली कार्रवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि 7 दिन की मोहलत दी है। उन्होंने कहा है कि 2 महीने के अंदर मर्दमशुमारी की कोई डेट हमें दें, वरना वज़ीर आज़म को कटहरे में पेश होना पड़ेगा। ये बहुत सख्त रिमार्क्स थे। उसके अलावा ये है कि फ़ौज ने इन्होंने हुकूमत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, उन्होंने कहा कि जी ये मुश्तरका मफादात कौंसिल का मामला है और चूँकि इसमें सूबे भी इन्वॉल्व हैं और वो चाहते हैं कि फ़ौज की निगरानी में मर्दमशुमारी कराई जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन को भी इलेक्शन भी फ़ौज की निगरानी में होंगे, इलेक्शन कमीशन कहेगा कि हमें फ़ौज चाहिए, तो क्या इलेक्शन नहीं होंगे? तो बड़ी सरजनिश की थी। अच्छा, आपका जो सवाल है कि क्यों ज़रूरी है और हुकूमतें क्यों भागती रही, बहुत रिलक्टेंट है इस वक्त हुकूमत, वो काफ़ी अरसे से मर्दमशुमारी हम देख रहे हैं कि नहीं हुई। असल में मर्दमशुमारी इसलिए भी ज़रूरी होती है कि मुख्तलिफ शोबे, तालीम, सेहत, उनकी इस्तेदाद कार का अंदाज़ा किया जा सके और उसके अलावा उसके साथ साथ इसके सियासी असरात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखें कि 1998 में मर्दमशुमारी हुई थी
अब 18 साल गुजर गए हैं, एक पूरी नस्ल जवान हो जाती है। आप ये देखें कि बड़े शहरों में, इस दौरान बड़े शहरों में आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। लोग तरक्की के मौक़े तलाश करने के लिए, रोज़गार के लिए नए शहरों की जानिब गए। 98 में लाहौर की आबादी 50 लाख थी और अब वो 1 करोड़ से ज़ायद है। इसी तरह कराची की 93 लाख थी 98 में आबादी, जो अब 2 करोड़ से ज़ायद बताई जाती है। तो आबादी की बुनियाद पर जो इलेक्शन में सीटें होती हैं वो भी आबादी की बुनियाद पर होती हैं, इनको भी बढ़ाया जाएगा। तो अगर ये बढ़ाई गई तो सियासी मंजरनामा यकीनन तब्दील होगा। तो एक ये भी बड़ी वजह नज़र आती है। अच्छा, देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, कहा तो यही जा रहा है कि इलेक्शन से पहले मर्दमशुमारी करा दी जाएगी और अब इतना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो मुझे लगता है कि हुकूमत कुछ ना कुछ करेगी। अगले इदारे आपके पास अच्छा, क्या इसके है? अलावा एक जो बहुत ही ज़्यादा अवामी इदारिया है जिस पे बड़ा जो हमसे आवाम से डायरेक्टली उसका ताल्लुक है, वो पेट्रोल की कीमतें हैं। बिल्कुल। ओपेक ने जो है अपनी पैदावार कम कर दी है और 7% कम कर दी है, जिसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी पेट्रोल महंगा हो गया है, 2 रुपये महंगा कर दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ पहले से तैयारियां कर ली गई हैं और हर चीज़ की कीमतें आप देखेंगे कि बढ़ा दी गई है। तो इस पर बड़ा रिएक्शन देखने में आ रहा है। आए रोज ही बढ़ा दी जाती हैं कीमतें, लेकिन अभी काफी अरसे से हमने देखा था कि बड़ी खामोशी हो गई थी। जी, ये कीमतें जो है ये 7 महीने के बाद बढ़ाई गई हैं और वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि हम 4 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये ओपेक की जो पैदावार कम हुई है तो उस हवाले से इसके असरात तो आए हैं। अच्छा, सरकमस्टांसेस जो भी रहे हों, लेकिन यही देखा जाता है कि जब धरने के सीज़न होते हैं उन्हीं दिनों में जो है कीमतें कुछ नीचे आ जाती हैं, बाकी तो फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसमें आप सुनते हैं कि कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, कभी बिजली के निर्ख बढ़ गए हैं। ये सब क्या लगता है आपको? खैर, इसका ताल्लुक धरने से तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी अपोजिशन जब होती है तो अच्छी हुकूमत होती है। जिस मुल्क में तरक्की की शरह ज़्यादा है वहाँ आप देखें कि वहाँ अपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। जहाँ पे तनकीद हो, तनकीद बराए इस्लाह हो, तो वहाँ पे तरक्की के मौक़े बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तनकीद बराए तनकीज़ नहीं होनी चाहिए। तनकीद बराए अच्छा, तो अभी क्या लगता है कि पेट्रोल की कीमत तो बढ़ गई है, शहरियों का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आने वाला है, तो अब इसको किस तरीके से, इस प्रेशर को कैसे हैंडल करेगी हुकूमत? असल में हुकूमत ने एक बड़ा रिलीफ दे चुकी है वो आवाम को। तो आवाम को ये सारे मामलात भी हैं, इंटरनेशनली लोगों को पता है कि कीमतें कम हुई हैं, तो मेरे ख्याल से ये इतना ज़्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं आएगा, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, शारिक महर साहब, इसके अलावा कोई इदारे आपके पास हो जो हम डिस्कस करना भूल गए हो? अच्छा, इसके अलावा ये है कि जो सियासी हुकूमत और मिलिट्री रिलेशनशिप हैं और भारत में जो नोटों की तब्दीली का मामला है उसको भी इन्होंने जगह दी है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिएक्शन देखने में आ रहा है आवाम का, और वहाँ पे कुछ अमवात भी हुई हैं। तो अब मोदी सरकार जो है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, बड़े मुश्किलात का शिकार भी दिखाई दे रहे हैं वो वहाँ पे। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन वहाँ पे आ रहा है। अब तो पाकिस्तान में भी नोट जो है वो तब्दील करने की बात कर दी गई, पुराने नोटों की, लेकिन उसकी मोहलत दी गई है, मेरा ख्याल है 2021 तक। 2021 तक वो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक मंतक ये मोदी सरकार ने निकाली। बिल्कुल, बड़ा गुस्सा है भारतीय अवाम में भी। बहुत शुक्रिया शारिक महर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और अखबारों के इदारे क्या कह रहे थे वो तो हमने जाना। अब कुछ बात कर लेते हैं दुनिया भर में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। मौसमियाती तब्दीली के असरात दुनिया भर में नजर आ रहे हैं। कहीं वक्त से पहले बर्फबारी हो रही है तो कहीं जरूरत से ज्यादा बारिश हो रही है, धुंध, सैलाब और कहीं तो खुश्कसाली से भी आलमी मौसम में तब्दीली जाहिर हो रही है। ये तो होना ही है। मौसमियाती तगय्युरात दुनिया भर पर नजरअंदाज हो रहे हैं। अमरीकी रियासत डकोटा में शदीद बर्फबारी और तेज हवाओं ने मौसम यकसर तब्दील कर दिया। बर्फबारी से रोजमर्रा के मामूलात मुतासिर हुए हैं। हाईवे भी बंद कर दिया गया, बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। उधर भारत में दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली और शुमाली इलाकों में धुंध का जोर जारी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़ में सुबह के वक्त शदीद धुंध छाई रहती है। हद निगाह कम होने के बायस कई परवाजें भी ताखीर का शिकार हुई हैं।
सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद समेत कई शहरों में बारिश और सैलाब से कई अफराद हलाक हो गए। बारिश की वजह से मुतादिद घर भी तबाह हुए और सड़कें डूब गईं। जहां सऊदी शदीद बारिश से परेशान हैं, वहीं बोलीविया के शहरी बारिश की दुआएं कर रहे हैं। बोलीविया में बारिश के लिए दुआया तकरीब हुई। खुश्क साली के बाइस हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। और मौसम के हवाले से तो आपने जाना, और अब कुछ नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर। आलमी खबर, क्यूबा के इनकलाबी रहनुमा फिडेल कास्ट्रो की 4 रोजा आखिरी रस्मात जारी हैं। दारुल हुकूमत हवाना से फिडेल कास्ट्रो की राह का सफर शुरू किया गया है, जो क्यूबा के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ इतवार को उनके आबाई शहर पहुंचेगा, जहां उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। जिन मुकामात से उनकी राह गुजारी जा रही है, वहां की गुजरगाहों पर लोगों की बड़ी तादाद जमा होकर फिडेल कास्ट्रो को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और सैड न्यूज है थाईलैंड से, जहां तवील तरीन अरसे तक बादशाहत करने वाले भूमि बोल की वफात के बाद सोग मनाने का सिलसिला जारी है। बैंकॉक समेत मुल्क भर में दुआया तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। सैकड़ों अफराद ने शम्ह रोशन की, जबकि उनकी याद में कुछ देर की खामोशी भी इख्तियार की गई। थाई बादशाह 13 अक्टूबर को 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे रूप इख्तियार करके लोगों को खुश करने वाले किरदारों से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब कुछ बात कर लेते हैं आज की तारीख के हवाले से, जो कि इंतहाई अहम है। और जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि इनकलाबी रहनुमा फिडेल कास्ट्रो की आखिरी रस्मात जारी हैं, लेकिन हिस्ट्री में आज का दिन भी उनकी जिंदगी का अहम तरीन दिन था। 2 दिसंबर 1976 को फिडेल कास्ट्रो ने क्यूबा की सदारत संभाली थी। क्यूबा के कम्युनिस्ट इनकलाब की क़यादत करने वाले फिडेल कास्ट्रो ने 2 दिसंबर 1976 में मुल्क की सदारत का मनसब संभाला और क्यूबा के इक़्तिदार पर अपने इख्तियारात मजीद मजबूत कर लिए। इससे पहले क्यूबा में 1959 में कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद फिडेल कास्ट्रो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज हुए थे। क्यूबा का सदर बनते वक्त फिडेल कास्ट्रो की उम्र 50 साल थी और वो मुसलसल 2008 तक क्यूबा के सदर रहे, जिसके बाद नासाज़िये तबीयत के बाइस उन्होंने ये मनसब अपने भाई रावल कास्ट्रो के हवाले कर दिया। फिडेल कास्ट्रो गुज़िश्ता माह 25 तारीख को 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी तदफीन 4 दिसंबर को उनके आबाई इलाके में होगी। फिडेल कास्ट्रो जो कि एक बहुत अजीम लीडर थे, और सब आपको पता है कि ये 40 साल से ज्यादा इन्होंने क्यूबा में हुकूमत की है। मतलब 40 साल एक ही हुक्मरान रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो आए हैं वो उनके ही भाई आए। जबरदस्त, और मतलब बड़ी बात है कि इतने सालों तक हुक्मरानी करना और फिर लोगों के दिलों में जगह बनाना। अच्छा अनम, आपको लग रहा होगा कि आज मेरा गला कुछ ठीक है। हाँ, थोड़ा बेहतर है। और हाँ, क्योंकि मैंने कॉफी पी, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी अभी मुझे पता चला है कि रैपिड रेसिपी में आज बन रही है फिश, और फिश गले के लिए बहुत अच्छी होती है। तो चल के देखते हैं ये रैपिड रेसिपी।
जनाब बड़े मजे की फिश स्टीक बन रही थी, लेकिन पता है आपको मैं मछली क्यों नहीं खाती? क्योंकि उसमें कांटे होते हैं ना, तो मुझे डर लगता है कि मुझे कहीं चुभ ना जाए, लग ना जाए। लेकिन आज मैं जरूर खाऊंगी क्योंकि मुझे कल किसी ने सजेस्ट किया कि आप मछली खाया करें। अच्छा ना, हम लोग बात कर रहे थे मीडिया की और एंटरटेनर की, जो हमारे आज के शो की थीम भी है। बिल्कुल, आज की थीम जो है वो पर्सनली मुझे भी बड़ी पसंद आई थी। और मीडिया का जो कि एक अहम रोल होता है लोगों को एंटरटेन करना, ड्रामे और फिल्में बड़ी हद तक ये काम करते हैं, लेकिन उनमें मौजूद किरदार भी अलग अलग रूप धार कर अपने नाज़रीन को तफरीह फराहम करते हैं। लेकिन लोगों को एंटरटेन करने और उन्हें तफरीह फराहम करने वाला एक किरदार जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है मुख्तलिफ इवेंट्स और शॉपिंग मॉल्स में कार्टून्स और दीगर मज़ाहिया रूप इख्तियार करने वाले कैरेक्टर्स। आज ऐसे ही कैरेक्टर की कहानी सुनते हैं इसकी अपनी जुबानी। मेरा नाम है असद। मैं कार्टून कैरेक्टर का काम करता हूँ, कार्टून पहनता हूँ और बर्थडे पार्टियों वगैरह हूँ मैं बच्चों वगैरह को एंजॉय कराता हूँ। और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं हमारे, उन इवेंट्सों में सबको एंजॉय कराना मेरा काम है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ और उस पढ़ाई के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत होती है, जो मैं इससे कमा के जमा करके मैं अपनी फ़ीसें वगैरह भरता हूँ, पेपर फीस वगैरह। ये मेरा काम जो है वो नाइट में ज़्यादा होता है, डे में भी होता है कभी कभार। स्कूल के इवेंट आ जाते हैं, स्कूल वगैरह में भी जाना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ता है। बहुत मुश्किलात होती हैं, लेकिन जैसे तैसे करके करना पड़ता है, कर देते हैं। बहुत सारी पार्टियां ऐसी मिलती हैं जिसमें बच्चे बहुत यानी डिसिप्लिन नहीं होते हैं, उनमें बदतमीज़ किस्म के बच्चे होते हैं जो पीछे से कॉस्ट्यूम वगैरह खींचते हैं, मास्क खींचते हैं। बहुत सारी बदतमीजियाँ होती हैं और हमें अच्छा भी नहीं लगता हम किसी के सामने मास्क उतार दें बीच पार्टी में। बहुत सारी जगह ऐसा भी हुआ कि यार अब नहीं करना ये काम, बहुत हो गया, थक गए ये काम कर करके। और लोगों ने जिस तरीके से हमारे साथ ब्लेम किया, बस अब हम थक गए थे। यानी ऐसे लोग भी होते हैं, अच्छा पेश आते हैं बहुत, यानी हम लोगों को अपना भाइयों की तरह समझते हैं। और कुछ लोग अपने से नीचा समझते हैं हमें, जैसे हम उनसे अल्लाह माफ़ करे हम किसी से हाथ फैला रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन अब काम है तो हमें तो फिर कहीं ना कहीं से करना पड़ता है ना, हमें फिर खुद ही कंफर्टेबल होना पड़ता है। मार्क्स अगर पहन लिया है तो हमारे जहन में ये आ जाता है कि हमारा फेस तो दिख नहीं रहा है। मेन चीज़ पार्टी को खुश करना है, जिसका इवेंट है उसको खुश करना है और बच्चों को हंसाना है। सॉन्ग्स वगैरह चल रहे होते हैं किसी पार्टियों में, जिस पार्टियों में सॉन्ग्स वगैरह नहीं भी होते और यानी सन्नाटा जिस पार्टियों में भी होता है, उस पार्टियों में भी हम अपने आप को खुद जो है एंटरटेनमेंट कराते हैं। अभी इसमें आप अगर पहन के देखें तो उसके अंदर गर्मी वगैरह भी बहुत है, हर चीज़ है, लेकिन ये मजबूरी भी है और कुछ फेज भी हैं जिनको देख के काम है। बस अंदर से दिल ऐसा हो रहा होता है कि बस अब थोड़ी देर में रो जाएगा बंदा। कि बच्चे जो होते हैं वो इतने ख़तरनाक बच्चे होते हैं कि वो लाते भी मार रहे होते हैं। वो लाते शूज़ वगैरह पहने होते हैं, शूज़ की लात अगर हमें लगे, किसी और को भी लगे, तो इतने सारे बच्चे एक साथ जमा हो जाते हैं। कोई कॉस्ट्यूम खींच रहा है, कोई मास्क खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारी मजबूरी है तो हम ये कर रहे हैं। हमारा काम ये है कि बच्चों को खुश करना है। अब बच्चे ऐसे होते हैं कुछ जो वो हमें उल्टा खुश नहीं करने देते। कुछ बच्चे रोते हैं, कुछ बच्चे डरते हैं और कुछ हमें डरा देते हैं। और देखिए कि किस तरीके से ये बता रहे थे, और जब ये बता रहे थे तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था अपने ही ऊपर, क्योंकि मैंने भी बचपन में ऐसा बहुत किया है कि कभी जो है बफ मारी हूँ। और मेरी क्यूरियोसिटी ये होती थी कि ये मैं इनका जो है ना ये मास्क उतार के देखूं कि कौन लोग होते हैं, क्या करते हैं। मैंने भी इनको बहुत तंग किया, आई एम सॉरी। मुझे इस वक्त इन्होंने जो बात की, अक्सर मैं जब देखती हूँ कि गर्मियों में हम बाहर जाते हैं प्ले लेन के बाहर या कहीं पे किसी मॉल के अंदर ये लोग होते हैं, तो इन्होंने जो कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है इतना मोटा होता है और गर्मी में जिस तरह से ये लोग खड़े होते हैं, मेरा तो खुद अभी उनकी बातें सुन के मेरा दिल बड़ा भरे जा रहा है। इवन गर्मी हो या सर्दी हो, जून हो, जुलाई हो, इनको उसी हुलिये के अंदर, उसी पूरे मास्क के अंदर, उसी पूरे एक गेटअप के अंदर रहना होता है। और कुछ भी इनके हालात हो, इनके दिमाग में कुछ हो, इनकी तबीयत खराब हो, ठीक हो, लेकिन इन्होंने पार्टी सॉन्ग्स के ऊपर डांस भी करना है, इन्होंने लोगों को एंटरटेन भी करना है। मेरे ख्याल में इसीलिए ये एंटरटेनर कहलाते हैं। एंटरटेनर भी हैं ये, और इसी तरह के कुछ मजीद एंटरटेनर से भी आज आपको मिलवाएंगे शो में। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और बात हो रही है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से, मीडिया के बारे में, ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में। तो आज हमारे साथ मौजूद है लाहौर से वीडियो लिंक पर मुल्क के मारूफ अदाकार जुल्करनैन हैदर। उन्होंने मुल्क के कई मारूफ ड्रामे प्ले में काम किया है। उड़ान उनके मकबूल ड्रामों में से एक है। आपको बताएं कि जुल्करनैन हैदर ने खुद ड्रामे लिखे भी हैं और उन्हें डायरेक्ट भी किया है। आइए उनके साथ माजी की कुछ यादें ताजा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सब देखने वालों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सब खैरियत से हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम सब ठीक ठाक हैं। और गुड मॉर्निंग आज में, आज हमारी जो थीम है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एंटरटेनर है। और एंटरटेनर की बात की जाए तो हमारे जो पुराने एंटरटेनर थे, जिनमें से आप भी एक हैं, उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। पहले के काम में और अब के काम में क्या फर्क है? पुरानों का क्यों कहा आपने? मैं तो अभी एवरग्रीन। ओके ओके जी जी बिल्कुल। नहीं, ओल्ड इज गोल्ड होता है ना, हमारे जो सीनियर्स होते हैं उनकी बात हो रही है। मुझे क्या, कायम अली शाह साहब के साथ कॉमेडी करते हुए देख रहा। बस यही क्वालिटी है आपकी। नहीं, आप ड्रामाज उस जमाने से करते आ रहे हैं जब हम शायद थे भी नहीं, और अभी भी हम देखते हैं कि, बल्कि मुझे याद है कि मेरे बचपन में आपका वो एक हॉरर सा ड्रामा होता था जो मेरा बहुत फेवरेट होता था, तो मुझे आप वहां से बहुत अच्छे से याद है। तो उसके अलावा भी आपने बहुत से ऐसे प्लेस लिखे हैं जिसमें अभी हम बात कर रहे थे, जैसे कि उड़ान, जो कि बहुत मकबूल था। उसमें आपकी जो किरदार था वो बहुत मकबूल था। तो हमारा पूछने का बेसिक मकसद ये है कि क्वालिटी वर्क अब हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं रात भी 3 बजे वापस आया हूँ। आज भी थिएटर कर रहा हूँ और मैं कभी कभी थिएटर करता हूँ। और आज से मैंने 74 से थिएटर स्टार्ट किया था। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिसने 5 सेंटर से काम किया है। और मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिसने जैसे जैसे ट्रेन चलती है ना कोयटा से लेकर के पेशावर तक, और बीच में इधर रहीम खान भी जाती है और इधर मरी भी जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने छोटे बड़े सारे शहरों में काम किया। इसके बाद फिर मैं मुल्क से बाहर गया हूँ, अमेरिका और कनाडा और यूरोप सारा और इंग्लैंड सारा और मिडिल ईस्ट सारा और सब। तो पहले भी हम स्टेज प्ले करते थे, आज भी हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले भी हम कॉमेडी करते थे, आज भी कॉमेडी कर रहे हैं। राइटिंग भी होती है, प्रोडक्शन भी होती है। कुछ लोग जब दुनिया में आते हैं तो परवरदिगार की तरफ से उन पर कुछ काम फर्ज कर दिए जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि मेरी ड्यूटी अल्लाह ताला ने ये लगाई है कि मैं दुखी दिलों को, उन लोगों को जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स में और मुश्किलात और परेशानी में जो है वो घिरे हुए होते हैं, तो वो मेरे साथ थिएटर पे आके 2 घंटे 2.5 घंटे या टेलीविज़न पे 25 मिनट या 50 मिनट के प्ले में आके जो कुछ मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको किसी तरह एंटरटेन कर लूं। तो अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर दूं तो मैं समझता हूं कि ये मेरी तरफ से एक इबादत है और मेरी तरफ से एक तोहफा है। अच्छा जुल्करनैन साहब, ये बताइएगा कि आप जैसे कि अभी बात कर रहे थे, आपने तकरीबन हर शोबे, हर तरह की एंटरटेनमेंट में हो, चाहे बात हो ऑन स्क्रीन काम करने की, चाहे स्टेज की, आपने हर तरह का जो है वो काम किया है। कॉमेडी स्पेशली जॉनरा भी रहा है आपका। सबसे ज्यादा काम एंजॉय आपने कौन सा किया? देखिए, इसके मजे अलग अलग हैं। रेडियो पे माइक पे जब हम बोल रहे होते हैं तो उसका मजा और है। टेलीविजन पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो या कॉमेडी कर रहे होते हैं उसका अंदाज और है। थिएटर पे जब हम काम कर रहे होते हैं उसका नशा और है। वो फौरी रिस्पॉन्स आ जाता है कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, आपकी बात अच्छी लगी है या आपकी बात बुरी लगी है। तो इसका फैसला करना मेरे ज़ाती ख्याल में मुश्किल काम है। या राइटिंग में जब हम कर रहे होते हैं तो मैं अकेला बैठा हुआ होता हूँ अपने उन सारे कैरेक्टर्स के साथ जिनको मैं लिख रहा होता हूँ, तो वो खुद लिखवा रहे होते हैं मुझसे। इसी तरीके से जब मैं डायरेक्शन दे रहा होता हूँ तो मेरा वो कैरेक्टर जो मैंने कंसीव किया हुआ था वो मेरे सामने होता है। मेरे सामने आर्टिस्ट नहीं होता, वो कैरेक्टर होता है। तो उसको मैं मूव करा रहा होता हूँ, और जब मैं अच्छी मूव कराता हूँ या अच्छी डायलॉग डिलीवरी करवा रहा होता हूँ तो मुझे उसका लुत्फ आता है। तो ये अलग अलग शोबे, इसमें ये फैसला कर लेना जरा थोड़ा सा मुश्किल सवाल है आपका। अच्छा, आज की कॉमेडी को किस तरीके से देख रहे हैं आप? हम जिस तरीके से मुल्क में, मुझसे बहुत से लोग नाराज होते हैं, कहते हैं आप मीडिया पे बैठते हैं तो बड़े
गुस्से में बात करते हैं और बड़े बात यह है कि हमारा मुख्तलिफ इदारे जो हैं और जितने शोबे हैं वो सारे जो हैं उस मयार पे शायद अब नहीं रहे। थोड़ा थोड़ा सा उनमें कुछ खामियां कुछ खराबियां आ गई हैं जिनको सही करना बड़ा ज़रूरी है। तो एक होता है फनकार। तो हमारे यहाँ पर देखिए टेलीविज़न पे आना कोई मसला नहीं है। इस वक्त माशाल्लाह हमारे मुल्क में इतने चैनल हैं और इतने लोग हैं, टेलीविज़न पे आना कोई मसला नहीं है। टेलीविज़न पे आके आप कर क्या रहे हैं? इस वक्त जिन लोगों को ख़त लिखना आता है उनसे ड्रामा लिखाया जा रहा है, जिन लोगों को बोलना आता है उन लोगों को कॉमेडियन कह के थिएटर पे बिठाया जा रहा है या टेलीविज़न के टॉक शोज़ में बिठाया जा रहा है या ड्रामों में इन किया जा रहा है। ये एक नेचुरल चीज़ है। जब तक अल्लाह ताला की तरफ से आपको क्या कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं आएगा ना, जब तक आप सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा, इसमें भी अक़साम है। कुछ लोगों को बड़ा घटिया मजाक पसंद होता है, कुछ लोगों को दरमियाना मजाक पसंद होता है, कुछ लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे। हमारे आज के जो बच्चे हैं, मेरा अपना बेटा माशाल्लाह मैस कम्युनिकेशन कर रहा है और मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर भी देता हूँ। तो हमारी बदनसीबी ये है कि जो हमारे मुल्क में काम करने वाले लोग हैं उनसे काम लिया नहीं जा रहा। हमारे फील्ड में घुसपैठिया आ गए हैं। घुसपैठिया समझती है ना आप, कि जिनका कोई काम नहीं है वो उस काम में शामिल हो गए हैं। तो उसकी वजह से काम का मयार बुरा हो गया है। लेकिन आज भी बहुत अच्छे ड्रामे हो रहे हैं, टेलीविजन पे भी, थिएटर पे भी कुछ ड्रामे अच्छे हैं, लेकिन उसका रेशो कम हो गया है। अच्छा जुल्करनैन साहब, अभी आपने कहा है कि जो कॉमेडी का मयार है वो उस तरह से नहीं रहा है, और हम भी देखते हैं कि आजकल कुछ ऐसे ड्रामाज भी चल रहे हैं जिसमें बड़ी ज़ूमाइनी गुफ्तगू की जाती है। और जब आप बात करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास की तो कहा जाता है कि ये फैमिली ड्रामास होते हैं, जहां पर ऐसी कॉमेडी की जाए जो कि ज़ूमाइनी हो। हमारे बच्चों पे, आगे आने वाली नस्ल पे इसका क्या असर पड़ेगा, और ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज क्या दूं? उन लोगों को क्या मैसेज दूं? मैसेज उन लोगों को देना चाहिए जो लोग ड्रामे बनवा रहे हैं। मैसेज उनको देना चाहिए कि भाई आप क्या करवा रहे हैं। आपकी वैल्यू है, आपकी बात की वर्थ है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश ये करूं कि इस वक्त पड़ोसी मुल्क की चीजें बंद हो गई हैं और मुझे बड़ी खुशी है। मैं 5 साल से चीख रहा था कि आप अपने मुल्क की चीजें हैं। वो हमारे यहाँ होता ये है कि हमारे यहाँ जो भी टैलेंट होता है, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो कॉमेडी में हो, चाहे वो राइटिंग में हो, वो लोग हायर कर लेते हैं, बाहर के लोग हायर कर लेते हैं। उनको हैवी पेमेंट देकर हायर कर लेते हैं और उनसे वो सारी चीजें ले लेते हैं। अब एक शो है जो पड़ोसी मुल्क में चलता है जिसमें, तो मुझे बड़े लोगों ने रोक करके कहा कि भाईजान वो आपकी बातें कर रहे हैं, आपकी कॉमेडी कर रहे हैं। कभी वो जुल्करनैन हैदर लगते हैं, कभी वो उमर शरीफ लगते हैं, कभी वो मोइन अख्तर लगते हैं। तो आपके अपने मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग मौजूद हैं, तो आप इनसे क्यों नहीं फायदा उठाते? क्यों नहीं आप इनसे फैज लेते? क्यों नहीं आप इनसे वो करवाते हैं? तो मसला ये है कि जो काम लेने वाले लोग हैं वो अब रेटिंग के चक्कर में पड़ गए हुए हैं। बात यह है कि जब आप मेयारी चीज देंगे तो रेटिंग को एक तरफ रखना होगा फिलहाल। दूसरी चीज ये है कि एक हमने मफरूजा बना लिया हुआ है कि हमने फाइनल कर लिया कि जो लोग ये मांग रहे हैं, लोग ये नहीं मांग रहे। मैं एक दफा ड्रामा कर रहा था, मेरे डायरेक्टर थे, सारे असातिज़ा हैं मेरे जिनके साथ मैंने काम किया है, कुछ ना कुछ मैंने उनसे सीखा। तो थोड़ी सी लाउडनेस थी, कॉमेडी में थोड़ी सी लाउडनेस होती है, लाइसेंस मिल जाता है कॉमेडियन को। तो थोड़ी सी हम 3 लोग थे, हम लाउड थोड़ा सा कर रहे थे। उन्होंने कहा थोड़ा सा अंडर कीजिए, हमने अंडर किया, फिर उन्होंने कहा थोड़ा सा और अंडर कीजिए। तो वो, अब मैं नाम ले लेता हूँ, हैदर इमाम रिजवी साहब थे। तो मैंने उनसे कहा हैदर आप मैंने कहा आप कॉमेडी करते नहीं हो, आप ईद का ड्रामा कर रहे हो और हम कॉमेडी कर रहे हैं, आप हमें कितना अंडर करा रहे हो। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत जुमला कहा, उन्होंने कहा कि लोगों को अच्छा मयार बुलंद करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मैंने उनसे सॉरी की और मैंने फिर जो वो कह रहे थे मैंने वो करके दिया। तो कहने का मकसद है ये सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मगर माफी चाहता हूँ ये खुदरो पौधे हैं, इनको ट्यून करने की जरूरत है, उनको उस्ताद की जरूरत है। एक अच्छा उस्ताद हो जाए। पड़ोसी मुल्कों में कहा जाता है कि जी फिल्में बहुत अच्छी होती, उनकी सराउंडिंग में ब्रेन काम कर रहे होते हैं। अगर उस ब्रेन में हमारे मुल्क के आर्टिस्ट काम करें, मैं नहीं समझता कि किसी खान से कम हमारे यहाँ आर्टिस्ट है।
अच्छा, बिल्कुल। अभी आप सेंस ऑफ ह्यूमर की बात कर रहे थे कि ट्यून करने की ज़रूरत है, ब्रेन्स की ज़रूरत है, उसकी कमी तो महसूस होती है, बल्कि पहले के और अब के स्क्रिप्ट में भी कमी महसूस होती है। एक तो ये जानना चाहेंगे कि आपके रीसेंट प्रोजेक्ट्स क्या हैं, और दूसरा, अगर कोई एंटरटेनर है, उसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर भी है और वो इस फील्ड में आना चाहता है, तो उसको आप क्या एडवाइस करेंगे? वो किस तरीके से इस फील्ड में आके अपने रास्ते बना सकता है और खुद को प्रूव कर सकता है? गुजारिश ये है कि आपने जैसे फरमाया कि इस वक्त वो मेयार नहीं है जो पहले था जी। तो जो पहले ऑडियंस थी अब वो भी नहीं है। That's true. पहले ऑडियंस भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। आज शाम में लोग अपने बच्चों को गाड़ी में घूम रहे होते हैं। मैंने देखा है कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में कि यार बच्चों को कहाँ लेकर के जाए, ये तो वो जगह नहीं है। हमारा जो हमारी शक्ल है वो मस्क हो गई है कि जी हम बच्चों को कहाँ लेकर के जाएं। तो अच्छी फैमिलीज के लिए कम से कम हर शहर में ज्यादा ना कीजिए, हमें एक थिएटर दे दीजिए। फिर उसके बाद ड्रामे में आ गया, घुस गया है डांस। तो मैं डांस के मुखालिफ नहीं हूँ, डांस कीजिए आप। इन लोगों के लिए अलग जगह मखसूस कर दीजिए डांस घर के नाम से, इनको वहां डांस कर लेने दीजिए, हमको इंटरटेन कर लेने दीजिए। हम ड्रामा अपना करते हैं, लोग ड्रामा देखने के लिए आएंगे। फैमिलीज आज भी तरसती हैं, मुझे रोक कर पूछती हैं वो ड्रामे कहाँ गए, आप क्यों नहीं कर रहे। तो मैं गवर्नमेंट से भी, आपके चैनल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खास तौर से पंजाब से भी, और वहां पर मौला बख्श साहब से भी गुजारिश करूंगा कि हमें हर शहर में एक एक दो फैमिली थिएटर दे दीजिए जहां पर सिर्फ फैमिलीज ड्रामे होंगे। ये सारा गंद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए सुल्कनैन साहब, आजकल आपके प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, क्या मसरूफियात हैं, और हम आपको ऑन स्क्रीन अब दोबारा कब देख रहे हैं? कुछ चैनल्स ने मुझे बहुत तंग किया था पैसों की वजह से, जिसकी वजह से मैं 5-6 साल से अपनी पर्सनल प्रोडक्शन रोक ली थी। अब हालात बेहतर हो गए। अब मुझे कुछ चैनल्स ने कहा है, हो सकता है इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आज टेलीविजन के लिए भी एक सिटकॉम है, तीन दीवाने। अच्छा। तो 3 दीवाने सिटकॉम प्लान किया हुआ है, और हकीकत एक हॉरर सीरियल था। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में हॉरर सीरियल भी पहला मैंने शुरू किया, तो मैं उसका पार्ट 2 करना चाह रहा हूँ। उसकी प्लानिंग कर ली है। मैं हफ्ते 10 दिन में इंशाल्लाह आ रहा हूँ। जुबैरी साहब से मीटिंग करूंगा मैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं आज टीवी को ये दूंगा। बिल्कुल, ये तो बहुत जबरदस्त बात आपने जो है यहाँ पर बताया है कि आप आज टीवी के लिए भी कुछ कर रहे हैं, और बिल्कुल आइए, आपका वार्म वेलकम यहाँ पर किया जाएगा। इस तरह के लेजेंड्स अगर आज टीवी के प्लेटफॉर्म से आएंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए बाइसे फख्र है। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि अब आप स्टार्ट कर देंगे आज टीवी से भी। आपकी उस टाइम पर जब आपने स्टार्ट किया था, आपकी इंस्पिरेशन कौन था, और किस तरीके से आपको फील हुआ, आपको लगा कि आप एक अच्छे एंटरटेनर बन सकते हैं? बचपन से शौक था, या क्या हुआ कि फिर आप इतना नाम कमाया और इतना आ गया है? मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। कॉमेडी की बात कर रहा हूं मैं। कॉमेडी में हॉलीवुड में मैं या मेरे जैसे सारे, चाहे पूरे एशिया में हो, चाहे इंडो पाक में हो, चाहे कहीं भी हो, 2 लोगों से इंस्पायर हुए बगैर कॉमेडी नहीं कर सकते। एक है जेरी लुइस और दूसरे हैं पीटर सेलर। पीटर सेलर का अंदाज थोड़ा सा संजीदगी में है, और एक और लफ्ज होता है हमारे यहाँ, हम कहते हैं तंज़ो मिज़ा। हालांकि तंज बिल्कुल एक अलग चीज़ है, मिज़ा एक बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन जब वो मिक्स कर लिए जाएं तो फिर बड़ी खूबसूरत चीज़ बनती है। तो हमारे मुल्क में 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं जो अभी भी चल रहे हैं। एक फिल्म स्टार लहरी साहब का था, अल्लाह उन्हें जवार रहमत में जगह दे, और दूसरा मुनव्वर ज़रीफ साहब का था। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी कॉमेडियन या कॉमेडी करने वाला जो है इन दोनों स्कूल में से कहीं किसी तीसरे स्कूल में चला जाए। तो आज भी आप बात करेंगे तो थिएटर पे स्पेशली मुनव्वर साहब का स्टाइल चलता है, और मुनव्वर साहब के अंदाज में बाज दफ़ा बात करने में बड़ा मज़ा आता है। मेरी खुशनसीबी है कि मैंने लहरी साहब के साथ काम किया, और उस वक्त 50 रुपये पर शो में मैंने काम किया, सिर्फ इस वजह से कि मैं लहरी भाई से मैं काम करूँ। तो आप उस वक्त नहीं होंगी जब मैंने छाँव सीरियल किया था, जिसमें मेरा कैच वर्ड था अल्कमोनिया में तो ऐसा नहीं होता। तो वो मैंने लहरी साहब से वो हुआ। तो लहरी साहब, मैं जब कराची आया हूँ कोयटा से, तो लहरी साहब ने मुझसे कहा कि हमें करना ज़रा मुश्किल है, आप हमारे खासे करीब आए। तो मेरी खुशनसीबी है कि मैंने इन लोगों से सीखा। मेरी इंस्पिरेशन यही है, मेरे उस्ताद यही हैं, ये पाकिस्तान की एकेडमी है,
और मैं आज भी इनसे सीखता हूँ। लेकिन और भी बहुत से अच्छे लोग हैं जो आ रहे हैं, काम किया है, जिन्होंने जो करने हैं। मैं इसमें 2 लोगों के नाम लेना चाहूँगा कि कहीं सारा ही ना आप कहें कि जी सारा ही गुस्से में बातें कर रहा है। एक हिना दिलपजीर साहिबा हैं, बहुत अरसे के बाद फीमेल साइड पे एक खूबसूरत कॉमेडियन आई हैं। मैं उन्हें बहुत दाद देता हूँ, मैं उन्हें देखता हूँ। और दूसरा जो है वो खबरदार में जो अली मीर हैं, मैं अगर नाम गलत नहीं ले रहा तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी एप्रिसिएशन है उनको। और भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे इस वक्त नाम नहीं आता आपके प्रोग्राम का और मेरे पास वक्त का, मैं इसलिए हम आपको नाम भी बता देते हैं अपने प्रोग्राम का। और गुड मॉर्निंग आज से हम चाहेंगे भी कि आपने भी जो बातें की हैं, आपने जिनसे सीखा उनसे अब आपसे भी लोग जो है वो बहुत कुछ सीखते हैं। और जिस तरह का टैलेंट आप में है और जिस तरह की आपने अदाकारी की है वो लोग आज भी उसको सराहते हैं। अच्छा, अभी आपने मुझे बताया कि आपका ड्रामा जो है वो हकीकत, मैं आपको दोबारा मेंशन करना चाहूंगी क्योंकि वो मेरा फेवरेट ड्रामा था, तो मैं एक्साइटेड भी बहुत हूँ कि आप उसका सीक्वल जो है वो कब दोबारा से शुरू करेंगे। और जाते जाते आखिर में हम आपसे चाहेंगे कि कोई अपना फेवरेट डायलॉग वो प्लीज हमारे गुड मॉर्निंग आज के लिए जरूर कहिए। अच्छा, ये कब ऑनर जाएगा? ये तो वहीं पे आप बैठी हुई हैं, हेड से पूछ लीजिए कि वो कह रहे हैं, मैं दे रहा हूँ। कब ऑनर करना चाह रहे हैं आप? तो मैं तो विद इन ए वीक देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात आप कह रही है कि जी अभी मेरा एक चैनल पे चल रहा है जिसमें मेरी कोशिश ये होती है, वो जब मुझे मिला रोल मिला तो उन्होंने कहा कि जी ये तकरीबन आप समझ लीजिए अंधेरा उजाला जैसा रोल है। तो हमारे इरफान खुसट साहब और जमील फखरी साहब इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और मुझसे सीनियर हैं, उन्होंने इतना अच्छा किया है कि उन्होंने लकीर फेर दी थी कि इसके बाद कोई करके दिखाए। तो उसी टाइप का हवलदार का रोल मुझे मिल गया। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग वो रोल है, तो वो जानिसार के नाम से चल रहा है। तो उसमें मेरा कैच वर्ड, मेरी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं, अब बहुत से लोग कहते हैं कि जी अल्कमोनिया में तो ऐसा नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं अपना तो स्टाइल ही अलग है बाबू, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी आफत है, क़यामत है। ये मेरे सारे कैच वर्ड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को याद हैं। तो ये चौथी नस्ल है जो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देख रही है। तो आजकल चल रहा है जिसमें मेरा नाम जदून है, तो उसका लफ्ज मैं आपको कैच वर्ड उसमें मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त डायलॉग लंबा तो सुनाना अब ज़ाहिर टाइम कम है, तो उसमें जैदून नाम है, तो मैं कहता हूँ जैदून के जुनून का तुमको पता नहीं हुआ है। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन हैदर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके भी, चाहे वो कैमरे की नजर से ही थी, पर मेरा ख्याल है कि हमारे बाकी नाज़रीन ने भी और कितनी अच्छी बातें की उन्होंने और कितनी जो है इनफरादी बातें की। आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर आप अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर ऐसे लेजेंड्स फनकारों से, एंटरटेनर से आप मिलते हैं तो आपको आइडिया होता है कि इनकी सक्सेस का राज क्या है। बिल्कुल। अच्छा जनाब, एंटरटेनमेंट की ही बात कर रहे थे हम और एंटरटेनमेंट के हवाले से आगे चल के भी बात करेंगे, पर यहाँ पर शामिल करेंगे हम एक ताज़ा तरीन खबर ये है कि पेशावर की कारखानों मार्केट के करीब धमाका हुआ है। इमदादी टीमें जायवकुआ की जानिब इस वक्त रवाना हो चुकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पेशावर से ये अफसोसनाक खबर सामने आई है जहां पर पेशावर की ये कारखानों मार्केट है जिसके करीब धमाका हुआ है और इमदादी टीमें जाए वुक़ा की जानिब रवाना हो गई हैं। और आई होप कि तमाम सूरत हाल बिल्कुल वहां पर ठीक ठाक हो, क्योंकि पेशावर में हमेशा सिक्योरिटी रिस्क रहता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और फिल्म, ड्रामों या स्टेज पर किरदार का रूप लेने के लिए बात करेंगे जिसमें मेकअप करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों को खुदा ऐसे चेहरे देता है जिसको किसी मेकअप की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल ऐसी ही एक शख्सियत है वसीम उद्दीन, जिन्हें खुदा ने साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ का हमशक्ल बनाया है और यही उनकी कामयाबी की वजह बन गई है। उनसे ही जानते हैं कि वो इस मकबूलियत तक कैसे पहुंचे। मेरा नाम वसीमुद्दीन अंसारी है। मैं आज से पिछले 14 बरस से मैं परवेज मुशर्रफ का किरदार अदा कर रहा हूँ नजी टीवी पर, और आज तक मुझे अपने नाम से, ज़ाती नाम से मुझे कोई नहीं जानता। परवेज मुशर्रफ की मुझ पे छाप लग गई है, सब मुझे जनरल बोलते हैं। जो असली जनरल हैं वो भी मुझे जनरल असली बोलते हैं। पैरोडी की बात यह है कि तकरीबन ये 14-15 साल हो गए इसको,
मैं एक दवाई कंपनी थी उसमें मुलाजमत कर रहा था, जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था। तो वहाँ पर जब 99 में जनरल मुशर्रफ साहब जब टीवी पे नमूदार हुए, लोगों ने उसको देखा, फिर मुझे देखा, कहने लगा यार आपकी शक्ल तो बड़ी उनसे मिलती जुलती है। अब मैंने कहा क्यों मुझे मरवाओगे यार, इतने बड़े आदमी से शक्ल तुम्हारी मिल गई है। तो वहाँ कहता रहा, तमाम कंपनी में मशहूर हो गया मैं। फिर उसके बाद तमाम चैनल के वो तमाम अखबारी नुमाइंदे आने लगे, मुझसे इंटरव्यू लेने लगे। मैं तकरीबन मीडिया में पहले आ चुका था, लेकिन प्रिंट मीडिया में आया था। मेरी अपनी पहचान खुद ख़त्म हो गई है, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ की पहचान मेरे अंदर आ गई है। अब हर शख्स, मैंने बताया ना आपको, जितने रिटायर्ड जनरल हैं, ऑन ड्यूटी जनरल हैं, मुझे जनरल ही कहते हैं सारे, उनको भी मेरा नाम नहीं पता। मेरी फैमिली कहीं नहीं जाती मेरे साथ, इसलिए कि मैं वहाँ दरबदर हो जाता हूँ। मेरे साथ फैमिली टच होती है, दूसरी फैमिली टच होती है, अपनी छोड़कर तस्वीरें बनवाती हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन वो इसलिए मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं जाती। जो इज्जत हम अवाम में देते हैं वो ओरिजिनल आ ही नहीं सकता वहाँ पर। अब परवेज़ मुशर्रफ साहब कहने लगे यार मुझसे ज़्यादा आपकी इज्जत है। क्या बोल रहे हैं? मुझसे ज़्यादा आपकी इज्जत है। उन्होंने जब अपनी आंखों से देखा, फिर मुझे उन्होंने चिपकाया, गले लगाया कि वाकई मुझे आप पॉपुलर कर रहे हैं। बहुत 2-3 शादियों में जब मेरी उनसे मुलाकात हुई है, उनके पास आवाम जाना चाहती है, तस्वीरें बनवाना चाहती है, लेकिन वहाँ तक रसाई नहीं होती उनकी, क्योंकि चारों तरफ कमांडो होते हैं उनके, जिसकी वजह से वो अवामी आदमी हैं, वो भी मकबूल हैं, लेकिन आवाम में उनको आने नहीं देता। अल्लाह के फजल से बड़ी अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। जितने सियासतदान हैं वो खुद मुझसे आके मिलते। बेनज़ीर साहबा मुझसे मिली, नवाज शरीफ साहब मुझसे मिले, अल्लाह ने बड़ी उसकी चेहरे की वजह से मुझे इज़्ज़त दी है। मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन मैं अपनी इज़्ज़त संभाल रहा हूँ अभी तक। किसी किस्म के मेरे अंदर वो आना नहीं है। अगर इतनी इज़्ज़त किसी को मिल जाए तो आप यकीन करें वो पागल हो जाता है। राहत फ़तेह अली साहब आए, पहले मेरे पैरों को छुआ उन्होंने कि जनरल साहब मैं जा रहा हूँ प्रोग्राम करने, आप स्टेट की तरफ बताइएगा। सारे जनरल साहब जिंदाबाद, सब उठ जाते हैं। देखिए कुदरत का निज़ाम। मैं ये नहीं चाहता हूँ किसी की बदनज़मी हो किसी प्रोग्राम में, लेकिन वो मैं खुद नहीं आता। सबों को पता होना चाहिए मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ। पाक फौज हमारी एक बेहतरीन फौज है। जब मैं इक़्तिदार में था तो इंडिया, आप यकीन करें, मुझसे कब कपाता था। पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुशर्रफ के हमशक्ल से हम मिले हैं और कल सुबह जब इनका इंटरव्यू हो रहा था तो मैं देख रही थी बहुत खुश है। बहुत से लोग होते हैं जो किसी का रूप धार ले तो वो कहते हैं कि हमारी अपनी पर्सनालिटी खत्म हो चुकी है, लेकिन ये वाहिद वो शख्स थे जिनसे मैं मिली हूँ और मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि ये अपने इस काम को ना सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं बल्कि अपनी इन कामयाबियों से खुश भी बहुत। और बल्कि कल ये भी बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब इनसे मिलने के लिए आते हैं तो वो उन तस्वीर नहीं खिंचवा पाते, तो वो कहते हैं कि हम आपके साथ तस्वीर खिंचवा लेंगे तो हमें लगेगा कि हमने जनरल मुशर्रफ के साथ तस्वीर खिंचवा ली है। बिल्कुल, और ये ऐसी कामयाबियां जो है आपके सामने लाते रहेंगे और इसमें कमाल जो है वो खुदा की जात का है, मैं समझती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये शक्ल जो है वो इन्हें दी है और इस शक्ल से वो कमा भी रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल। और मैं कुछ ट्राई कर रही थी ना अनम, हाँ, कुछ जादू के जुनून जादू की कहानियां सुना रही थी आप मुझे। नहीं है, मतलब जो जुल्करनैन हैदर साहब कुछ करके गए थे तो मैं ट्राई करी थी। चले मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ और फिर अगर ट्राई करके सही बोल दूंगी तो फिर आपको सुना दूंगी। शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे पर्दे के पीछे काम करने वाले अहम किरदार से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब बात कर लेते हैं स्क्रीन पर नजर आने वालों की, जिनको तो हर कोई जानता है और वाह वाह भी करता है जैसे कि हम लोग, लेकिन उनको स्क्रीन पर लाने और खूबसूरत अंदाज में पेश करने वालों को जो डायरेक्शन की अहम जिम्मेदारियां अदा करते हैं, इन्हें कोई नहीं जानता है। और मुझे लगता है यही आवाज है हमारे पीसीआर की भी, राइट? लेकिन गुड मॉर्निंग आज इन लोगों तक भी पहुंचा है और लाया है स्टोरी एक ऐसे डायरेक्टर की, असिस्टेंट डायरेक्टर की। उनसे सुनते हैं कि उनका तजुर्बा कैसा रहा। मुझे तकरीबन इस फील्ड में हो गए हैं कोई 7 से 8 साल। बड़ी मेहनत की, बहुत काम किया और इस मुकाम पर आकर पहुंचा हूं। मज़ेदार फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है, मगर प्रॉब्लम्स तो हर जगह होते हैं।
मगर प्रॉब्लम को फेस करना एक एसोसिएट का ही काम होता है। जो ये आजकल आप ड्रामे देख रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग चैनल्स में, वो सारी उसके पीछे एक एसोसिएट का जितना काम होता है। सिर्फ एसोसिएट ही नहीं, पूरी टीम, इसको कहते हैं पूरी टीम। इसके पीछे पूरी टीम की ही मेहनत होती है, जिसको मैं भूलूंगा नहीं अपनी टीम को। फिर हम लोग एक ड्रामा बनाते हैं। लोग ड्रामा देखते हैं और इजीली कोई भी कमेंट कर देते हैं कि ड्रामा अच्छा था या बुरा था, मगर उसके पीछे ये नहीं देखते कि उसके पीछे हम लोगों की मेहनत कितनी होती है। अच्छा लगता है जब कोई लोग हमारा ड्रामा चल रहा होता है स्क्रीन पे और देख के कहते हैं कि यार ये फलां बंदे का ड्रामा था, ये फलां बंदे का ड्रामा था, अच्छी स्टोरी थी, अच्छा स्क्रिप्ट था, अच्छा राइटर था, अच्छा डायरेक्टर था, अच्छा प्रोड्यूसर था, ये सारी चीज़ें होती हैं। मगर उसके पीछे फील्ड, ये जो ENG स्टाफ होता है हमारा, इसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा होता। घर वालों को हम बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे होते, किसी की शादी में नहीं जा रहे होते, किसी की मैयत में नहीं जा रहे होते, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अपने काम को हम लोग बिल्कुल सिंसियर होके करते हैं, एक मेहनत करते हैं, उसके बाद हमें उसका सिला मिलता है। जब एक प्रोजेक्ट हमारा ड्रामा चल रहा होता है चैनल पे, या फिल्म चल रही होती है, या कमर्शियल चल रहा होता है। एसोसिएट डायरेक्टर होता है बैकबोन। बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी एक प्रोजेक्ट की। वो डायरेक्टर को भी चला सकता है, वो प्रोड्यूसर को भी चला सकता है, वो सब कुछ करता धरता एसोसिएट डायरेक्टर ही होता है। पहले दिन से लेके और डे लास्ट तक, और जब तक एडिट नहीं हो जाता प्रोजेक्ट, तब तक एसोसिएट बिल्कुल की होता है एक प्रोजेक्ट की। मैं आने वाले लोगों से यही कहूंगा कि अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं कि आप आके एक रिस्पॉन्सिबल बंदे हो, कि आप प्रॉपर तरीके से एक काम कर सकते हो, तो आप इस फील्ड में आओ और मजे से काम करो, सच्चे दिल से काम करो। एक एसोसिएट की बहुत सारी जिम्मेदारीज होती हैं कि सुबह उठ के सबसे पहले सेट पे पहुंचना, सबको बुलाना, सबके साथ कॉल टाइम देना, फिर एक आर्टिस्ट के साथ, इवन के सारे आर्टिस्टों के साथ आपने केमिस्ट्री बिल्कुल अपनी बनानी है। किसी को कोई ऐसी बात नहीं कहनी कि बुरा लग गया उसको, किसी को ये नहीं कहना कि ज्यादा आप उससे तफरी करने लग गए, ऐसा भी नहीं होता। मैं अभी फिलहाल जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ, इनका फिलहाल कोई अभी बाहर का प्रोजेक्ट नहीं है, वरना मैं इन दिनों में हमारा था एक प्लान कि हम लोग जाते, मगर काफ़ी जगह पे गया हूँ। एक टर्की गए हैं, मलेशिया गए हैं, बैंकॉक वगैरह। तो काफ़ी ऐसा लगा रहता था कि बैंकॉक के हमारा दूसरा घर है। दुबई 1-2 बार जाना हुआ, बाकी आउट ऑफ सिटी तो हमारी बिल्कुल ही बाहर ही रहते हैं हम। 4-4, 8-8 महीने हम घर से बाहर ही रहते हैं, बिल्कुल कराची से ही बाहर रहते हैं, कि हमारा दिल ही नहीं करता कि वापस आएँ, यहाँ ना आएँ, क्योंकि हमारा सारा प्रोजेक्ट्स वहीं चल रहा होता है। इस्लामाबाद, लाहौर, नथिया गली, मरी वगैरह। ये कराची की, पाकिस्तान की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मज़ेदार वाक़या ये था कि जब हम लोग बोल मूवी कर रहे थे लाहौर में, बहुत ठीक ठाक ठंड भी थी, सब कुछ भी था, तो हमें एक कॉल आती है कि आप लाहौर आ जाएं, एक मूवी प्लान करनी है, तो उसके सिलसिले में आपसे बात करनी है। तो मैं यही समझा कि मेरे दोस्त यार हैं जो मजाक कर रहे हैं, खाली तफरी कर रहे हैं, तो मैंने उनको कुछ उल्टी सीधी बातें कह दी। मैंने कहा भाई आज के बाद मुझे कॉल नहीं करना यार, तुम लोग मुझे पता है कौन हो। एक अननोन नंबर से कॉल आई थी। तो उसके बाद मेरे पास फेसबुक पे जो मंसूर साहब की कॉल आती है और मुझे कहते हैं कि बेटा वो मैं ही शख्स था जो तुम्हें कॉल कर रहा था। तब मैं हिल गया एकदम ना सुन के, कि मैंने कहा बॉस आप मुझे कॉल कर रहे थे? कह रहे हाँ बेटा आपका काम देखा तो सोचा कि आपसे बात की जाए। तो बस वो एक मज़ेदार वाक़या था, जब तक मुझे याद है कि इतना बड़ा शख्स मुझे कॉल कर रहा है, और मज़े की बात थी। और देखिए जी, हमने आपको ये भी दिखाया कि एसोसिएट डायरेक्टर के क्या जज्बात हैं, एक की रोल प्ले करता है एसोसिएट डायरेक्टर। और आज हमारे बहुत सारे कैमरामैन की कुछ शिकायत भी दूर हो गई होंगी, तो हमेशा ये कहते हैं हमें तो कोई नहीं जानता, हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आपको सब जानते हैं, लेकिन आप ही वो असल टीम है जिनकी वजह से हमें सब जानते हैं। आज जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर की भी बात की, और कुछ ऐसे लोगों की भी बात कर लेते हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं और आना चाहते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है यंग एंड क्रिएटिव शॉर्ट फिल्म मेकर दानिश मकसूद, जो मीडिया स्टडीज के स्टूडेंट भी हैं, और उनसे मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारों से। लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि इन्होंने क्या बनाया है, इनकी फिल्म का छोटा सा ट्रेलर। जारी है, सैकड़ों लोग अपने घरों को नहीं पहुंच सके और लोग रात गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। किसी ने कहा कि वो अब दुबई में है, किसी ने कहा उसका ताल्लुक रॉस से था, किसी ने कहा कि वो चोर थी, तो किसी ने कहा कि वो मर चुकी है। ये कौन लड़की थी जो 27 दिसंबर की रात मेरे साथ मौजूद थी? अलीना जब्बार सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड या डिजाइनर वेयर पहनती है। हाँ, अगर मेरी मेड को जरूरत होगी तो डेफिनेटली मैं आपका नंबर दे दूंगी। न्यूज़ बुलेटिन। आज रात मारूफ सियासी रहनुमा फातिमा इरशाद को शहीद कर दिया गया है। शहर में जलाओ घिराव जारी है।
सैकड़ों लोग अपने घरों को नहीं पहुंच सके और लोग रात गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ होंगे। सुबह जब घर से निकल रहे थे तब भी बोला था कि जल्दी घर आइएगा, मेरी सालगिरह है। ज़बरदस्त और इम्प्रेसिव जो है ये इनकी हमने टीज़र देखा और कितनी ज़बरदस्त आपने जो है इसकी फिल्मिंग की है। दानिश मकसूद हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। जी दानिश, कैसे ये कॉन्सेप्ट आया जहन में, कैसे ये शौक पैदा हुआ और इतने यंग हैं आप और इतना अच्छा काम कैसे कर लिया? वेल ये जो फिल्म है मोस्ट ऑफ इट्स लाइक 90% ऑफ इट्स इज लाइक रियल इंसिडेंट्स को मैंने देख के उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने इनको बनाया है। एंड इसमें कि यू नो इट्स लाइक 10 से 12 लाइक लीड कैरेक्टर्स हैं एंड इट्स लाइक अ वन डे स्टोरी। हमने दिखाया कि एक किसी पॉलिटिशियन की डेथ होती है, आफ्टर दैट हमने दिखाया कि एक आम आदमी की लाइफ किस तरह इफेक्ट होती है एंड इसमें हमने थोड़ा एस्पेक्ट दिखाया कि मीडिया के लोगों की लाइफ किस तरह इफेक्ट होती है। अच्छा दानिश ये बताइएगा, बिकॉज मैंने भी खुद ये सारा काम किया है, ये फिल्म मेकिंग और ये वो सब कुछ जो प्रोजेक्ट सबको मिलते थे, मैं भी जब ये स्टडीज कर रही थी साथ साथ तो मुझे भी ऐसे प्रोजेक्ट मिलते थे और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे जो लगता था वो तो था जो कास्ट होती है ना उसको फाइनलाइज करना। तो आपने जो काम किया पहले तो ये बताएं कि कितने टाइम में ये कंप्लीट हुआ, ये प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट हुआ और सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पर पेश आई? ओके, प्री प्रोडक्शन इसकी हुई थी लाइक अराउंड 1 से 2 साल में, शूटिंग रही अराउंड 3 से 4 महीने बिकॉज काफ़ी सारे एक्टर्स थे तो एक दिन कोई फ्री होता था, अगले दिन कोई बिजी, इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी कि कोई एक डे सेलेक्ट करें जिसमें सब अवेलेबल हो। एंड ये था कि कास्टिंग डेफिनेटली वाज डिफिकल्ट बिकॉज इसमें 5 लीड कैरेक्टर्स हमने लिए, 5 फीमेल्स हैं तो अब हर फीमेल डिफरेंट है। एक को हमने दिखाया कि वन ऑफ देम इज अ सिंगर, अनदर इज एन एक्ट्रेस, तो अब हर कैरेक्टर किस तरह उस रोल को जस्टिफाई करे, इट वाज डिफिकल्ट। ऑडिशंस किए, काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस का ये हुआ कि पहले लाइनअप कर लिया, थिंग्स हैपन, दे ड्रॉप आउट ऑफ द प्रोजेक्ट सो एंड मुश्किल सबसे जो आती थी शूट पे आती थी बिकॉज बीइंग स्टूडेंट्स होता क्या है कि हम जब सेट पे जाते हैं तो वहाँ पे हम डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं, इन केस कुछ गड़बड़ होती है हम प्यून भी हैं, हम झाड़ू भी लगा रहे हैं वहाँ पे एग्जैक्टली खाना नहीं आ रहा हम कॉल कर रहे हैं क्या डिलीवरी क्यों नहीं आई अब तक, डिनर का टाइम हो गया। सो यूर लाइक के आप जैक ऑफ ऑल, आप सेट पे होते हो। बिल्कुल। या अच्छा, तो आप अकेले थे जो ये डायरेक्शन कर रहे थे या आपकी पूरी टीम थी, साथ में कोई पार्टनर्स थे? ओवरऑल इंचार्ज मैं था बिकॉज मेरा थीसिस प्रोजेक्ट है, इसके बाद हमें डिग्री मिलती है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक मेरी फ्रेंड है रमशा लखानी, उसको मैंने एज अ प्रोड्यूसर लिया था एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर फ्रेंड्स लाइक हसीब, फैजान, तो इट्स अ कंबाइंड। अच्छा दानिश, 27 दिसंबर की आपने थीम उठाई, उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखा, ये चीज़ जहन में कैसे आई? कितने लोगों ने कहा कि नहीं यार ये बिल्कुल करेक्ट थीम है, ये पॉइंट आउट हो जाएगी और ये हिट हो जाएगी, ये सारा कॉन्सेप्ट कैसे आया, कितने लोग थे इसके पीछे? वेल ये मुझे काफ़ी पहले से मेरे माइंड में था बिकॉज व्हाट हैपेंड बैक इन 2007 आई रिमेंबर कि ये इंसिडेंट हुआ था एंड आई रिमेंबर मेरे पापा कहीं एक जगह फंस गए थे, वो काम से निकले हुए थे एंड देन वो अगले दिन घर आए थे, हमारे घर गेस्ट आए थे ऐसे ही कोई लंबा उनका प्लान नहीं था, दे हैड टू स्टे एट आवर होम एग्जैक्टली। सो होता है कि आप कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि आपके माइंड के अंदर वो बैठ जाते हैं सो हमेशा से सिंस 2007 एंड अब जाके मैंने बनाई है। सो पूरे लाइक अराउंड 8-9 साल ये इंसिडेंट मेरे माइंड में था। सो आई रियली वांटेड टू डू समथिंग ऑन दिस बिकॉज एक चीज़ होती है कि इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, हम ये फोकस उस पर नहीं करते कि एक आम आदमी की लाइफ किस तरह इफेक्ट हो रही है। इतना बड़ा कोई इंसिडेंट हो वो अपने आप में कैटास्ट्रॉफी तो है ही, बट द थिंग इज कि एक आम इंसान किस तरह उसको क्या अच्छा दानिश ये बताइए आगे के क्या प्लान्स है? अभी ये आपने शॉर्ट फिल्म बनाई है, पहली आपकी शॉर्ट फिल्म है ये? अभी मैंने लास्ट ईयर भी एक फिल्म बनाई थी जो कि कॉमेडी फिल्म थी, उसका नाम लुट गया था एंड इट वाज कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ दिस मूवी, बहुत ही क्रेजी कॉमेडी थी एंड दिस वन इज लाइक कम्प्लीटली लाइक डिफरेंट फ्रॉम दैट वन
एंड ये बस अभी बनी है एंड आज इस्लामाबाद में एक फेस्टिवल है, नुक्ता फिल्म फेस्टिवल, तो वहाँ पे इसकी स्क्रीनिंग है। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि अब मैंने फिल्म इसको भेजा है। अच्छा दानिश, आप तो क्रिएटिव हैं और यंग भी हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, दो मुख्तलिफ डायरेक्शन में आपने फिल्म बनाई, एक तरफ कॉमेडी और एक तरफ इतना जो है सेंसिटिव टॉपिक। ये बताइए जो नए आने वाले हैं उनको क्या कहना चाहेंगे जल्दी से, क्योंकि टाइम बड़ा कम है। गुड मॉर्निंग आज में। Well, I'm just gonna say to all of them, just keep working. If you know it's your dream, just do it. Give your best shot, you know. And life में I believe कि कोई you know regrets नहीं होने चाहिए। एक दफ़ा लाइफ मिलती है, जितनी चीज़ें आपको हो, हर चीज़ आप लाइफ में करिए। You wanna do film making, do it. You wanna do singing, do it. Acting, you think you have the talent, just do it. राइट, थैंक यू सो मच दानिश मकसूद, आप हमारे साथ मौजूद थे और एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज उन्होंने दिया कि जिंदगी में कोई भी काम ऐसा जो आप करना चाहते हो उसको मत छोड़े, बाद में रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए, बुढ़ापे में बैठ के यही नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ ये काम जो है वो बात पहले कर लेता तो ज्यादा बेहतर था। मेरे ख्याल में मैं और अनम जो है हम दोनों इतने खुश लोग हैं, इतने हैप्पी गोइंग है कि हमें कोई रिग्रेट नहीं है। राइट? नहीं, वाकई बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं है। और जनाब इसी तरह के ये टैलेंट जो है वो आपके साथ लाते रहेंगे। अगर आप भी सीट पर आना चाहते हैं तो अपनी कहानी हमें बताइए हमारे सोशल मीडिया पर, कोई मैसेज, कोई फीडबैक देना चाहते हैं शो के हवाले से, कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि हम अपने शो में डिस्कस करें तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल, ओनली ऑन आज न्यूज। और उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड जो है वो बहुत अच्छा गुजरेगा और आप हमें मिस भी करते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।